हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ निकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग के सामने डेली का 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आती हूं। तो आज भी आप लोग के सामने 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के उपस्थित हुई हूं। एक क्वेश्चन आने वाले बिहार बीपीएससी लाइब्रेरियन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे रिवीजन कर रहे हैं, कहाँ तक रिवीजन किया है आप लोग, कितना आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, इस वीडियो से आप लोग को कितना हेल्प हो रहा है वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख करके। इसमें क्या त्रुटि है, क्या और एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए, वो सब चीज़ के बारे में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नेवार्क निर्गम आगम पद्धति का विकास 1900 ईस्वी में संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी राज्य के खालिस्तान में हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेवार्क एक निर्गम आगम यानी कि सर्कुलेशन पद्धति है, जिसका विकास कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1900 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी राज्य में हुआ था। तो ये राज्य के किस लिए हुआ था? यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है। तो ये न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में हुआ था इसका नेवार्क निर्गम आगम पद्धति का शुरुआत। तो ये नेवार्क जो सर्कुलेशन पद्धति है वो है क्या? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो नेवार्क चार्जिंग सिस्टम इसका नाम है। नेवार्क चार्जिंग सिस्टम इसका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1900 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में ये शुरुआत किया गया था। और किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो जॉन कॉटन डाना द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। तो ये किस लिए मतलब नेवार्क चार्जिंग का शुरुआत किया गया था? तो ये उधारकर्ता के कार्ड उपयोक्ता द्वारा सर्कुलेशन काउंटर की सहायता से प्रस्तुत किया जाने वाला एक सिस्टम है। कहने का मतलब ये है कि यह पुस्तकालय में जो पुस्तक होता है उसको जारी करना, उसको वापस करना, यानी कि जो रीडर्स आ रहे हैं उस बुक को इशू करवाने के लिए उसको इशू करना, कितने दिन के लिए जब इशू कर रहे हैं तो उस पुस्तक को कितने दिन के बाद फिर वापस लाइब्रेरी में ले आना चाहिए, उसके लिए एक सर्कुलेशन टाइप से, जो सर्कुलेशन का मतलब एग्जाम्पल हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि सर्कुलेशन होता क्या है, तो उसी से रिलेटेड ये नेवार्क आगम निर्गम पद्धति है। आगम निर्गम का मतलब ही होता है क्या? सर्कुलेशन। आगम निर्गम का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आगम निर्गम जो है वो सर्कुलेशन है, जो नेवार्क से रिलेटेड है। और उसकी स्थापना 1900 में यूएसए में हुआ था, यूएसए के न्यू जर्सी राज्य में हुआ था। और जॉन कॉटन डाना द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये एक मतलब कह सकते हैं कि जो बुक का सर्कुलेशन होता है उसका एक नियत तिथि होता है कि 5 तारीख को अगर बुक को हम लोग इशू कर रहे हैं तो 1 सप्ताह बाद उसको फिर से लाइब्रेरी में आप लोग को जमा करवाना होता है। अगर आप उस मतलब 1 सप्ताह के अंदर आप लोग जमा नहीं करवा सकते हैं तो उसमें एक छोटा सा शुल्क लगाया जाता है, जिसको लेट फाइन के रूप में हम लोग जानते हैं। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि इसको इरेज कर लेते हैं, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेवार्क निर्गम आगम पद्धति खाली स्थान। तो नेवार्क निर्गम आगम पद्धति क्या है? तो ये त्रिपत्रक पद्धति है, मतलब कि 3 कार्ड सिस्टम, 3 कार्ड सिस्टम है। ये 3 कार्ड सिस्टम है नेवार्क जो पद्धति है वो। तो चलिए नेक्स्ट क्या है कि नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में बुक पॉकेट का आकार क्या होता है? तो फ्रेंड्स, नेवार्क जो निर्गम आगम पद्धति यानी कि सर्कुलेशन पद्धति है उसमें बुक का आकार होता है 5x3 का आकार होता है। तो ये बुक पॉकेट होता क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक लाइब्रेरी है जिसमें शेल्फ्स बने हुए हैं, उस पर किताबें रखी हुई हैं। तो मान लीजिए कि हमको ये बुक लेकर के जाना है, ठीक है। तो ये बुक यहाँ से उठा कर ले जाना है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि इस बुक को यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ का जो जगह खाली हो जाएगा, तो यहाँ का बुक आपस में मैसअप हो जाएंगे।
और जो वहाँ के स्टाफ होते हैं उनको उस जगह पे जब बुक लौटाने आएंगे रीडर्स, तो रखने में बहुत परेशानी होगी कि कहाँ से बुक उठाए थे, क्या किए थे, वो कौन सा बुक है, नहीं है, या फिर अगर बाय द वे उनको याद नहीं रहा कि मतलब ये बुक कहाँ पे गया है, कौन लेकर के गया है, तो उस चीज़ को याद रखने के लिए, उस चीज़ को वहाँ पे जमाने के लिए इस बुक में एक छोटा सा पॉकेट बना होता है जिसकी साइज होती है 5x3 की। तो उस पॉकेट में क्या होता है फ्रेंड्स, तो उस पॉकेट में बुक का सब्जेक्ट, सेशन नंबर, बुक नंबर या फिर राइटर का नेम, इस तरह से उसका मतलब कह सकते हैं कि एक डिटेल्स, बुक का डिटेल्स उसमें लिखा हुआ रहता है। डिटेल्स लिखा हुआ रहने के कारण क्या होता है कि उस पॉकेट से उस डिटेल्स को निकाल लिया जाता है और निकाल करके उस जहाँ से हम लोग इस जगह से जो बुक उठाए थे तो यहाँ पे रख दिया जाता है, ताकि जब रीडर्स बुक को लौटाने आए तो बुक के लौटाने के समय वो पॉकेट जो डिटेल्स का जो कार्ड है उसको निकाल करके बुक में रख देंगे और उसके बाद फिर वहाँ पे बुक को लगा देंगे। तो इससे ये आसानी हो जाती है कि पता चलता है कि वो यहाँ पे जगह खाली है, यानी कि ये बुक किसी के द्वारा ले जाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में डेट स्लिप का आकार क्या होता है। डेट स्लिप वही जो बुक होता है जिसमें डेट लिखा रहता है कि कितने से कितने तारीख तक उनको दिया गया है, कितना चीज़ मैंने क्या जो भी डिटेल्स है, तो उसका भी आकार जो होता है 5x3 का होता है। तो यहाँ पे जो बुक होता है, बुक का जो डेट स्लिप होता है उसका आकार 5x3 का होता है। नेक्स्ट है कि नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में बुक कार्ड का आकार कितना है, तो 3x3 का होता है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं कि बुक पॉकेट, यानी कि जो जो कार्ड रखने के लिए पॉकेट बना होता है उसका आकार होता है 5x3 का, और जो डेट स्लिप होता है उसका भी 5x3 होता है, और जो बुक कार्ड होता है उसको 3x3 का आकार दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में कौन से तत्व शामिल नहीं है। तो इसमें बुक कार्ड भी होता है, इसमें डेट स्लिप भी होता है, इसमें बोरो कार्ड भी होता है, लेकिन इसमें क्लास इंडेक्स कार्ड नहीं होता है फ्रेंड्स। ये क्लास इंडेक्स कार्ड जो है वो इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है कि ब्राउन मेथड का विकास 1895 ईस्वी में बोस्टन पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष खालिस्तान द्वारा किया गया था। कहने का मतलब है कि ये एक ब्राउन जो पद्धति है उसका विकास हुआ था कब, 1895 में ब्राउन पद्धति का विकास हुआ था। तो और उसका जो विकास हुआ था वो बोस्टन पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा किया गया था। तो बोस्टन का पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम क्या है, तो उनका नाम था फ्रेंड्स नीना ब्राउन। उनका नाम क्या था, नीना ब्राउन। तो अब इसके जो नीना ब्राउन है या फिर ब्राउन पद्धति जो है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये बोस्टन पुस्तकालय विभाग में एक अमेरिकी पुस्तकालय अध्यक्ष और अभिलेखाध्यक्ष थी नीना ब्राउन, उनके द्वारा ये पद्धति का विकास किया गया था। तो ये 1895 में इसका विकास हुआ था। तो इसका कारण क्या है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि ये चीज़ है क्या, ब्राउन पद्धति क्यों विकास किया गया था, किस लिए किया गया था। तो ये भी नेवार्क चार्जिंग से रिलेटेड है, माने उसी तरह का एक कह सकते हैं कि एक पद्धति है या पद्धति है। जब बुक को पुस्तक को शुल्क दिया जाता है, कहने का मतलब कि जब बुक किसी भी सेल्फ पे रखा रहता है और वो टाइम से वहाँ पे लौटा नहीं पाता है, रीडर्स जब ले जाता है तो टाइम से उसको लाइब्रेरी में उसके जगह पे पहुँचा नहीं पाता है, तो उसमें जो शुल्क लिया रहता है, शुल्क दिया जाता है, तो पुस्तक के पत्र को हटा दिया जाता है। जब यहाँ पे एक कार्ड टाइप से बना रहता है, जब उसमें देखे कि हम लोग एक पॉकेट बना रहता था बुक में, उसमें छोटा सा कार्ड रखा रहता था 5x3 का, तो इसमें क्या होता है कि कह सकते हैं कि एक डमी पुस्तक जैसा कार्ड बना रहता है और वो बुक के जगह पे रख देते हैं और फिर बुक वहाँ से लेकर के रीडर्स चला जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या कि ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में, ये भी एक सर्कुलेशन पद्धति है, ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में बुक पॉकेट का आकार क्या होता है। तो ये भी 5x3 का आकार होता है। इसको सेंटीमीटर में अगर हम लोग कह सकते हैं 12.7 × 7.6 सेंटीमीटर इसका आकार होता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में यानी कि ब्राउन सर्कुलेशन पद्धति में डेड स्लिप का आकार क्या होता है। तो डेड स्लिप का भी आकार इसमें होता है 5/3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में बुक कार्ड का आकार होता है, जो ब्राउन निर्गम आगम मतलब सर्कुलेशन जो पद्धति है उसमें बुक कार्ड का जो ये है क्या बोलते हैं आकार, बुक कार्ड का आकार कितना होता है फ्रेंड्स। तो इसमें भी होता है आपको 5/3 का साइज होता है। 5/3 मतलब 12.7 इंटू 7.6 सेंटीमीटर का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में के तत्वों को शामिल नहीं किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि नेवार्क जो सर्कुलेशन पद्धति है उसमें कौन से तत्व शामिल नहीं है। तो बुक कार्ड भी होते हैं, डेड स्लिप भी होते हैं, बोरो कार्ड भी होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें कार्डेक्स जो है कार्डेक्स नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डेक्स। नेक्स्ट है RFID। RFID का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स RFID जो है उसका अर्थ मतलब कि उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो RFID का फुल रैपिड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई नहीं होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नहीं होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RFID का प्रयोग किस पुस्तकालय कार्यों में किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। RFID तो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, लेकिन उसका प्रयोग किस पुस्तकालय में किया जाता है। तो ये सर्कुलेशन पद्धति में किया जाता है। अब ये सर्कुलेशन पद्धति में तो हम लोग देखें कि नेवार्क सिस्टम और ब्राउनेस सिस्टम किया जाता था। तो ये RFID कहाँ से आ गया। तो फ्रेंड्स ये जो RFID है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि ये डिजिटल रूप में सर्कुलेशन का कार्य करता है। डिजिटल रूप में किसी डेटा को इस पुस्तकालय से उस पुस्तकालय में रीडर्स के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए यहाँ से वहाँ तक सूचना का आदान प्रदान करता है। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पत्रिका प्रबंधन के लिए त्रिपत्रक पद्धति यानी कि 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि 3 कार्ड सिस्टम जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था फ्रेंड्स। तो ये डॉक्टर रंगनाथन द्वारा 3 कार्ड सिस्टम का प्रस्तावना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रिका प्रबंधन के लिए त्रिपत्रक प्रणाली यानी कि 3 कार्ड सिस्टम के लिए पत्रक है, मतलब 3 कार्ड सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम आते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्ड सिस्टम में आता है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ये जो है जैसे कहने का मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 3 क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। तो उसमें कौन कौन से चीज़ मौजूद होते हैं। तो पहला होता है रजिस्टर कार्ड, दूसरा होता है चेक कार्ड, और तीसरा जो होता है वो कार्डेक्स नहीं होता है, इंडेक्स नहीं होता है, पीरियोडिकल्स नहीं होता है। तो क्या होता है उसमें होता है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। यानी कि 3 पत्रक जो प्रणाली है उसमें 1 ये होता है, 2 ये होता है, और ये क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड जो होता है वो 3 होता है। तो 3 कार्ड सिस्टम हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि RFID प्रणाली के निम्नलिखित तत्व क्या क्या हैं। जैसे कि हम लोग ऊपर देखे हैं क्वेश्चन में कि नेवार्क जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है। तो डेट स्लिप होता है, कार्ड्स होता है, बोरो कार्ड्स होता है। उसी तरह से RFID जो है उसमें क्या क्या होता है। तो RFID टैग्स होता है, स्मार्ट गेट्स होता है, हैंडल रीडर्स होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे जो चीज़ होते हैं RFID प्रणाली के तत्व हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भंडार सत्यापन की विधियां, भंडार सत्यापन कहने का मतलब क्या होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन। तो स्टॉक वेरिफिकेशन की विधि क्या है।
तो चलिए स्टॉक वेरिफिकेशन की विधि देखते हैं कि क्या है। तो पहला जो विधि है वो है कि परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि बाय एसेशन रजिस्टर। तो जब पुस्तकालय में बुक आता है तो सारा जब प्रक्रिया पूरा होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सबसे पहले एसेशन रजिस्टर निकालते हैं और उसमें जो जो कॉलम्स होते हैं बुक के डिटेल्स के बारे में तो उसको फिल करते हैं। फिर क्या कहते हैं कि संख्या को गिनकर बाय न्यूमेरिकल काउंटिंग, यानी कि कितना बुक आया है, कितना पीरियोडिकल्स आया है, कितना सीरियल्स आया है, तो ये सारे बुक की जो संख्या है उनकी गणना की जाती है। नेक्स्ट है कि फलक सूची के द्वारा संग्रह सत्यापन, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन बाय सेल्फ लिस्ट। कहने का मतलब कि जब ये दोनों प्रक्रिया पूरी हो जाती है, एसेसनिंग की और काउंटिंग की, तब क्या करते हैं उसको कि सेल्फ पर लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग व्यवस्थित करते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया हैं ये स्टॉक वेरिफिकेशन की विधि है। इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही स्टॉक वेरिफिकेशन सक्सेस माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडार सत्यापन यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन की सबसे सटीक और वास्तविक विधि इसकी क्या है। तो ये सबसे सटीक इसकी जो विधि है बाय सेल्फ लिस्ट, यानी कि पुस्तक को सेल्फ लिस्ट के अकॉर्डिंग। सेल्फ मीन्स होता है अलमारी, सेल्फ मीन्स होता है क्या, अलमारी पर व्यवस्थापन करना स्टॉक वेरिफिकेशन कहलाता है। ऐसे तो मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन की विधियां में हम लोग जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में देखे हैं कि ये तीनों ही स्टॉक वेरिफिकेशन की विधि है, जैसे एसेसनिंग करना, काउंटिंग करना और उसके बाद सेल्फ लिस्ट करना। लेकिन इसका पूछा गया है कि वास्तविक विधि क्या है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन का जो सबसे ओरिजिनल जो होता है ना, वो वही होता है कि सेल्फ पे लिस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स की व्यवस्थापन करना ही स्टॉक वेरिफिकेशन की सबसे वास्तविक विधि होती है। तो चलिए अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बुक बाइंडिंग यानी कि बुक का जो जिल्दबाजी होता है ना, उसके लिए क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन। तो 319 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुस्तकालय में भी पुस्तकालय सामग्री का वार्षिक सत्यापन किया जाता है और जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं, अन्यथा जो अब तक उपयोग लायक नहीं है, उसे संग्रह से निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी में बुक्स होता है, जिनका वार्षिक सत्यापन यानी कि साल भर में कितना बुक फटा, कितना उपयोग हुआ, कौन सा बुक है जो कि उपयोग नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही रखा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं है। मतलब देखा जाता है कि साल भर के अंदर में बुक जो है रखा हुआ लाइब्रेरी में, उसका कितना उपयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, कितना फटा हुआ है, कितना अच्छा है। तो वो सब जो सत्यापन किया जाता है लाइब्रेरी में, तो उस संग्रह से निकाल दिया जाता है जो मतलब फालतू बुक है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, जिसका फटा हुआ पेज है या फिर जिसकी ऊपर की जिल्द फट गई है। तो उस सब चीज़ों को निकालने की प्रक्रिया जो है उसको वीडिंग आउट कहते हैं। वीडिंग आउट मीन्स हिंदी में उसको छटाई कहा जाता है। छटाई, उस बुक को निकाल कर हटा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि वैसा रिकॉर्ड जो पुस्तकालय के सेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है। जो सेल्फ पर पुस्तक रखी हुई है उस स्थिति को दर्शाता है कि किस तरह से रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उस स्थिति को सेल्फ लिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्फ लिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिल्दबंदी एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है। इनकी 8 प्रक्रियाएं हैं जो इस प्रकार हैं। एकत्रीकरण पहली प्रक्रिया यानी कि कलेक्शन, सिलाई, आवरण, जोड़ना, अत्यंत पृष्ठ, शीर्ष, पट्टी, कोरे, रंगना, खोखली, पीठ एवं लास्ट प्रक्रिया क्या है,
8 प्रक्रियाओं में से 7 प्रक्रिया आपका दिया हुआ है और लास्ट जो प्रक्रिया है वो परिष्करण होता है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग पुस्तक को, आप लोग देखे होंगे कि बचपन में हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से पुस्तक को जल्दबाजी करते थे। जैसे पेपर से हम लोग कवर लगाते थे, कोई वही प्लास्टिक ऊपर से चिपकाता था, कोई उसमें एक छोटा सा नेम प्लेट लगाता था, कोई उसमें कुछ छोटा छोटा स्टिकर चिपकाता था ताकि बुक देखने में सुंदर भी लगे और अंदर का जो उसका मेन कवर पेज है वो फट ना जाए। तो उसी तरह से उस जल्दबाजी का भी 8 प्रक्रिया होता है। तो उसका ये प्रक्रिया है एकत्रीकरण, सिलाई करना, फिर उसमें आवरण लगाएंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, अत्यंत पृष्ठ शीर्ष करेंगे, पट्टी लगाएंगे, कोरे लगाएंगे, उसको रंगेंगे, खोखली पीठ एवं परिष्करण, इसका जो बुक जल्दबाजी है उसका पूरा एक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तकालय जिल्द के प्रकार होते हैं। पुस्तकालय में जो जिल्द होते हैं उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें चर्म जिल्द भी होते हैं, वस्त्र जिल्द भी होते हैं, हार्ड कवर भी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं जैसे लाइब्रेरी में रखे हुए तो होते हैं, बहुत पुराने ग्रंथ होते हैं, पांडुलिपि होती है, तो वो सब चीज़ बहुत ही पुराना होता है, कम से कम 100-150 साल पुराना होता है, तो वो यूज़ तो उतना हो नहीं पाता है। लेकिन वो एक समझिए कि म्यूज़ियम टाइप से उसको दिखाने के लिए, जैसे हम लोग अभी बड़े बड़े लाइब्रेरी में जाएंगे, जैसे नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की बात करें तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही अलग अलग भाषाओं में बहुत ही अलग अलग तरह का बुक हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जो कि अब प्रचलन में नहीं है। तो उस बुक को कि कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि उसमें दीमक ना लग जाए, वो फट ना जाए, वो धूल से गंदा ना हो जाए, किसी भी तरह से वो नष्ट ना हो जाए, उसके लिए इन प्रकार के जल्दबाजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे चर्म की जल्दबाजी, चमड़े से बनता है, जानवरों के चमड़े से। वस्त्र की जल्दबाजी मतलब कि मोटे मोटे वस्त्र जो होते हैं उससे जिल्द बनाया जाता है, हार्ड कवर लगाया जाता है, गत्ते वगैरह से कवर किया जाता है। तो ये सारे जो प्रकार हैं ये पुस्तकालय जल्दबाजी के प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोरक्को जल्दसाजी में प्रयोग किया जाता है। एक जल्दबाजी, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि 3 तरह का जल्दबाजी देखें, चर्म जल्दबाजी, वस्त्र जल्दबाजी और कठोर जल्दबाजी। तो उसमें एक नाम आता है मोरक्को। मोरक्को जो है वो किस प्रकार की जल्दबाजी होती है, तो जो चमड़े से मढ़े हुए जिल्द होते हैं, बुक में जो चमड़े से जिल्द लगाए जाते हैं उसको मोरक्को जल्दबाजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को जल्दसाजी जो है वो मोरक्को जल्दसाजी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मोरक्को तो हम लोग जान गए कि चमड़े से जो बुक मढ़ा गया होगा उसको मोरक्को कहेंगे। तो किस चमड़े से मढ़ा हुआ, किस चमड़े से, किस जानवर के चमड़े से मढ़ा हुआ जो रहेगा उसको मोरक्को कहेंगे। तो बकरी के चर्म से जो मढ़ा हुआ होता है, बकरी के चर्म से जो मढ़ा हुआ होता है उसको मोरक्को कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल्दसाजी में प्रयोग हेतु सबसे उपयुक्त चमड़ा क्या माना जाता है। तो जल्दसाजी में जो सबसे उपयुक्त, सबसे बढ़िया जो माना जाता है वो भेड़ का चर्म माना जाता है। जो भेड़ की चमड़े से जल्दसाजी होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है मोरक्को जल्दसाजी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जल्दसाजी में प्रयोग हेतु सबसे मजबूत, ये जो भेड़ का चमड़ा है सबसे उपयुक्त माना गया है, लेकिन सबसे जो मजबूत चमड़ा है वो किस जानवर का होता है, तो वो सूअर के चमड़े को सबसे मजबूत चमड़ा माना गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से जल्दसाजी का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख वित्तीय स्रोत है। अब ये क्वेश्चन आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे तो पहले भी हम लोग RRLF के बारे में बात कर चुके हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो आप लोग को ध्यान में होगा। तो सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या वित्तीय स्रोत कहने का मतलब कि सार्वजनिक पुस्तकालय को चलाने के लिए, उसका कार्यभार या संरक्षण के लिए कहाँ से उसको फंड प्रदान होता है, तो वो लगता है पुस्तकालय कर से, सरकार द्वारा जो अनुदान प्राप्त होता है उससे, और सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है कि RRLF द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय को बहुत ही अच्छे मात्रा में फंड दिया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ये सभी जो हैं सार्वजनिक पुस्तकालय के वित्तीय स्रोत के मतलब वित्तीय स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम क्या है। ऐतिहासिक बजट जो है उसका अन्य नाम क्या है फ्रेंड्स? तो उसका अन्य नाम है मद आधारित बजट, और फिर रैखिक आधारित बजट और बढ़ोतरी आधारित बजट, यानी कि ये सारे जो हैं ऐतिहासिक बजट का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बजट निर्माण की प्रचलन विधियां हैं। तो बजट निर्माण की जो प्रचलन विधियां हैं ये भी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मद आधारित बजट भी है, रैखिक और बढ़ोतरी आधारित भी बजट है, फॉर्मूला बजट भी है, योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली भी है। यानी कि जो बजट निर्माण की विधि है वो इन सारी विधियों को रिलेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि PPBS बजट निर्माण विधि का विकास सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा किया गया, जिसको बाद में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स PPBS जो एक बजट निर्माण विधि है उसका फुल फॉर्म होता है सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग सिस्टम। प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग सिस्टम, ये PPBS का फुल फॉर्म होता है। तो PPBS 1960 में रॉबर्ट मैकनमारा द्वारा शुरू किया गया था, जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग जो है उससे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिकी के रक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था। तो वो कौन थे जो शुरू किए थे? तो रॉबर्ट मैकनमारा मैकनमारा के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1960 के दशक में शुरू किया गया था। तो वो उसका निर्माण विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो रैंड कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया कि PPBS बजट निर्माण विधि का प्रयोग किस संस्था द्वारा किया गया है? तो US डॉड में किसके द्वारा? तो रॉबर्ट मैकनमारा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PPBS निर्माण विधि का विकास किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि कहीं कहीं इस बुक में तो 1961 दिया गया है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में 1960 के दशक में किया गया था, यानी कि 1961 में ही किया गया है। तो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि 1960 यानी कि दशक ना मान करके 1960 ईस्वी हम लोग मान लेते हैं। तो नहीं, ये 1960 का दशक है, यानी कि 1961 ईस्वी कहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है कि शून्य आधारित बजट, यानी कि ZBB, यहाँ पे एस होता है, एस होता है। तो ये ZBBS यानी कि जीरो बेस बजटिंग सिस्टम, SYSTEM सिस्टम का विकास का श्रेय किसे जाता है? तो पीटर फायर को जाता है। कब? 1970 में इसका विकास किया गया था। नेक्स्ट है कि शून्य आधारित बजट, देखिए यहाँ पे आ गया कि निर्माण विधि का किस वर्ष हुआ था? तो 1970 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष पट प्रबंधन तकनीक का विकास किया गया था? तो ये 1958 में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुस्तक चयन के लिए सिद्धांत इनमें से किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पुस्तक चयन का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, ये सारे के द्वारा दिया गया है। ड्यूरी भी दिए हैं, MC कॉल्विन भी दिए हैं, मेलविल डेवी भी दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ड्यूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? तो ड्यूरी द्वारा जो दिया गया था ये सिद्धांत है कि टू प्रोवाइड द बुक
टू प्रोवाइड द राइट बुक टू राइट रीडर एट द राइट टाइम। मतलब कि किसी भी बुक को, सही पुस्तक को सही रीडर को सही टाइम में मिलना जरूरी होता है। ये है ड्यूरी का सिद्धांत, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। नेक्स्ट है कि ड्यूरी का जो सिद्धांत था, ड्यूरी का पुस्तक चयन का जो सिद्धांत है वो कब दिया गया था, किस वर्ष? तो ये 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट है कि एमसी कॉल्विन द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या दिया गया था? तो ये डिमांड एंड सप्लाई जो सिद्धांत है, डिमांड एंड सप्लाई की, जो रीडर्स का डिमांड हो उसी चीज़ को सप्लाई किया जाए, ये जो थ्योरी है एमसी कॉल्विन द्वारा दिया गया था। तो ये थ्योरी दिया कब गया था फ्रेंड्स? तो ये 1925 में एमसी कॉल्विन द्वारा दिया गया था, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। नेक्स्ट है कि मेल्विन डेवी द्वारा प्रतिपादन पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया गया था। तो वो सिद्धांत क्या था? तो ये सिद्धांत था फ्रेंड, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। कहने का मतलब कि बहुत ही अच्छा जो पढ़ाई होता है वो ज़्यादा नंबर के लिए कम कॉस्ट में दिया जाना चाहिए, माने कम बजट में जो पढ़ाई करना चाहे उनको बेस्ट पढ़ने का मटेरियल दिया जाना चाहिए। ये मेल्विन डेवी का सिद्धांत था। तो ये सिद्धांत कब दिया गया था फ्रेंड्स? तो ये 1879 यानी कि 1879 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन के तत्व को इस प्रकार देखा जा सकता है, यानी कि किस प्रकार देखा जा सकता है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड खाली स्थान। तो फ्रेंड्स आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं कि एक पोस्ट कॉर्प सिद्धांत होता है, POSTCORB पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत होता है। तो यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं कि ये पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म दिया हुआ है। और एक जो लास्ट में है बजटिंग, बी को यहाँ पे मिसिंग करके आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग तो होता है, उसके बाद क्या होता है? तो बी फॉर बजटिंग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन के तत्वों प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग के लिए कौन सा संक्षिप्ताक्षर प्रयोग किया गया है, यानी कि ये जो फुल फॉर्म दिया गया है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रबंधन के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स? तो डॉक्टर रंगनाथन के जो प्रबंधन कार्य है उसको 5 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रबंधन का एक्स एवं वाई थ्योरी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये डगलस MC ग्रेगर द्वारा किया गया है। एक्स जो है उसको निगेटिव माना गया है और वाई को पॉजिटिव माना गया है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वाई जो है आशावादी है और एक्स जो है निराशावादी है, पहले भी बता चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्योरी एक्स एंड वाई किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये मोटिवेशन से संबंधित है, इसमें मोटिवेशन से संबंधन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ट्सबर्ग थ्योरी जो है किससे संबंधित है? तो हर्ट्सबर्ग का भी थ्योरी जो है आपका मोटिवेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPM जिसका फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड का विकास का श्रेय किसको जाता है? तो डुपॉन्ट कंपनी को CPM का विकास का श्रेय जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कि सेल्फ लिस्ट का मुख्य उपयोग किस पुस्तकालय के किस कार्य में होता है? यानी कि आप लोग को बता चुके हैं कि सेल्फ लिस्ट है क्या। ये एक स्टॉक वेरिफिकेशन का जो है कि कह सकते हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन से रिलेटेड है सेल्फ लिस्ट। जब हम लोग एसेसनिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, उसके बाद बुक्स को सेल्फ लिस्ट करके स्टॉक वेरिफिकेशन को पूरा किया जाता है। ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन जैसे ही आएगा, कहने का मतलब कि इसका वास्तविक जो विधि है वो सेल्फ लिस्ट करना वास्तविक विधि है। तो ये था आज का क्वेश्चन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं 50 क्वेश्चन का सेट या फिर कुछ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो
अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि और आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन में क्या चीज़ और ऐड कर सकूं। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन के सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।